हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी से आगे के जो सेक्शन हैं आईपीसी में उनको कवर करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 6 से लेके और 20 तक जो भी डेफिनेशंस दी गई थी उन सब के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज की वीडियो जो है वो सेक्शन 21 से हम शुरू करेंगे और 33 तक जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं आईपीसी में उन पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेक्शन 21 है जो हमें लोक सेवक की डेफिनेशन देता है, इसके अलावा और जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उन सभी सेक्शंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं एक एक करके केस लॉ के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में सेक्शन 21 से, जो हमें लोक सेवक के बारे में जो है वो परिभाषा बताती है। एक पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आएगा आईपीसी के अंदर, इसमें हम जानेंगे, और साथ ही इसमें जो एक एक करके जो 12 पॉइंट दिए गए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इसका पहला पॉइंट है, वो तो देखिए निकाल दिया गया है, निरस्त कर दिया गया, रिपील कर दिया गया विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा लोक सेवक की डेफिनेशन से। इसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया गया है भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का हर ऑफिसर। तो लोक सेवक के अंदर आईपीसी के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं उनको भी लोक सेवक जो है वो माना गया है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, जिसमें हर न्यायाधीश को, यानी कि जो न्यायाधीश हैं जिन्हें निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उन्हें भी आईपीसी में एक लोक सेवक माना गया है। चौथा पॉइंट, न्यायालय के हर उस ऑफिसर को लोक सेवक बताता है जो समापक हो, रिसीवर हो या कोई कमिश्नर हो, जो किसी मामले में या तो इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो ये सब जो है आईपीसी के अंदर लोक सेवक माने गए हैं। इसी तरह से आगे अगर हम देखें कि कौन कौन सी जो है इसमें डेफिनेशन दी गई है, मतलब लोक सेवक के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, तो पांचवा पॉइंट में हमें बताया गया है लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य या पंचायत का सदस्य। तो एक पंचायत का मेंबर और एक जूरी सदस्य भी आपका आईपीसी में लोक सेवक की डेफिनेशन में आते हैं। इसके बाद आता है 6 पॉइंट में बताया गया है हर मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर, जिसको न्यायालय के द्वारा या किसी सक्षम लोक अधिकारी के द्वारा कोई मामला, कोई विनिश्चय या कोई रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित या कोई निर्देशन दिया गया हो या उसे डायरेक्ट किया गया हो। तो निर्देशित जिसे किया गया हो, रिपोर्ट देने के लिए, निश्चय देने के लिए कोई मामला सौंपा गया हो, वो भी आईपीसी के अंदर एक लोक सेवक है। इसके बाद 7वां पॉइंट हमें बताता है हर उस व्यक्ति के बारे में जो ऐसे पद को धारण करता है जो किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए सशक्त हो, यानी किसी व्यक्ति को परिरोध में रखना है ना, उसको पकड़ कर रखना। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये पावर है तो वो भी आईपीसी के अंदर जो है वो एक लोक सेवक जो है माना जाएगा। इसके बाद आता है 8वां पॉइंट में बताया गया है सरकार का हर ऑफिसर जो अपराधों का निवारण करने के लिए लोक के स्वास्थ्य या सुविधा की रक्षा करे, यानी कि हर वो ऑफिसर जो किसी क्राइम को प्रिवेंशन करने के लिए, यानी अपराध का निवारण, अपराधों की रोकथाम के लिए सशक्त किया गया हो, वो भी एक लोक सेवक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 9वां पॉइंट, हर ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी है कि वो सरकार की तरफ से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, उसे प्राप्त करे, या सरकार की ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, कोई प्रॉपर्टी लेने वाला या उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में ही आता है आईपीसी में। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है 10वां पॉइंट, जो हमें बताता है हर एक ऐसे ऑफिसर के बारे में जिसकी ये ड्यूटी है कि वो किसी गांव में, किसी नगर या किसी जिले में किसी धर्मनिरपेक्ष संपत्ति को ग्रहण करता है, उसका सर्वेक्षण करता है, किसी गांव, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के लिए, है ना, उनके राइट्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाता है या उनको अटेस्टेड करता है, सर्टिफाइड करता है या प्रमाणित करता है। तो एक ऐसा पर्सन भी जो है आईपीसी में लोक सेवक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 11वां पॉइंट में एक ऐसे व्यक्ति को लोक सेवक में शामिल किया गया है जो निर्वाचक नामावली यानी एक वोटर लिस्ट तैयार करता है, उसको पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, बनाता है, या इलेक्शन के किसी भाग को संचालित करने के लिए जो सशक्त हो। तो एक ऐसे व्यक्ति को भी वोटर लिस्ट तैयार जो करता है वो भी पब्लिक ऑफिसर है।
इसके बाद है 12वां पॉइंट, हर वो व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो, यानी कि सरकार से सैलरी लेने वाला, सरकार की सर्विस में काम करने वाला, जो सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है और किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। एक सरकारी कंपनी के यहाँ भी सेवा करने वाला, उससे सैलरी लेने वाला पर्सन भी लोक सेवक के अंदर आता है। इसके बाद धारा 22 यानी सेक्शन 22 हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है जंगम संपत्ति के बारे में, यानी इसमें आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। इसमें कहा गया है कि हर तरह की मूर्त संपत्ति जंगम संपत्ति मानी जाती है, लेकिन वो चीज़ जो भूमि से जुड़ी हुई हो, स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अंदर नहीं आती। यानी कि आईपीसी के अंदर एक मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हो जिसमें मूर्त प्रॉपर्टी आती है। दूसरे शब्दों में मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसे हम ले जा सकते हैं, या जो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है, यानी जिसको चुराया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जा सकता है, उसको माना गया है यहाँ पे जंगम संपत्ति। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए मूर्त संपत्ति किसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूर्त संपत्ति वर्ड का यूज हुआ है। तो मूर्त संपत्ति का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई घर है, ठीक, या कोई ज़मीन है, कोई स्कूटर है, तो ये सब आपकी मूर्त संपत्ति हो गई। तो जंगम संपत्ति के अंतर्गत हर तरह की मूर्त संपत्ति आती है, लेकिन वो चीज़ जो भूमि से जुड़ी हुई हो, स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, वो जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद आता है सेक्शन 23। ये हमें बताता है सदोष अभिलाभ के बारे में और सदोष हानि के बारे में। क्या मतलब है इस सेक्शन का? देखिए, साधारण शब्दों में इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा यानी इल्लीगली तरीके से किसी ऐसी प्रॉपर्टी से लाभ लेता है, उससे बेनिफिट ले लेता है जिससे लाभ लेने का उसे लीगली कोई हक नहीं है, तो एक तरीके से उसे कहेंगे हम कि उसने सदोष लाभ प्राप्त किया है। क्या तरीका है? बहुत ही इजीली शब्द में हमने यहाँ पे समझा। देखिए, इल्लीगल साधन से प्राप्त किया हो उस प्रॉपर्टी से जिससे उसने लाभ प्राप्त किया, उसे लाभ प्राप्त करने का कोई लीगल राइट भी नहीं था, वो वैध रूप से हकदार नहीं था उस चीज़ का जिससे उसने बेनिफिट प्राप्त किया है, तो उसे कहेंगे सदोष अभिलाभ। और सदोष हानि किसे कहेंगे? इसका मतलब है विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाना। ठीक, आप इल्लीगली किसी चीज़ को हानि पहुंचा रहे हो, किसी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा रहे हो, जिसका हकदार वैध रूप से उस प्रॉपर्टी को होने वाली हानि को उठाने वाला व्यक्ति हो। यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आपने हानि पहुंचाई है वो आप उस पर्सन को पहुंचा रहे हो जो उस पर कब्जा रखने का विधिक रूप से हकदार था। तो उस हकदार व्यक्ति को अगर आपने हानि पहुंचाई है, वो भी विधि विरुद्ध साधनों के तरीके से, तो वो सदोष हानि माना जाएगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति सदोष लाभ प्राप्त करता है या सदोष हानि उठाता है, ये कब कहा जाएगा? तो ये तब कहा जाता है जब वो व्यक्ति उस संपत्ति को सदोष रखे रखता है अपने पास, या उसको सदोष रूप से इकट्ठा करता है। यानी ना तो उसके पास इकट्ठा करने का और ना ही उसे उसके पास अपने पास उसको चीज़ को रखने का कोई अधिकार था, तो इसलिए उसके बारे में कहा जाएगा कि उसने उससे सदोष लाभ प्राप्त किया है। इसी तरह से कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, ये कब कहा जाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जिस पर उसे कब्जा रखने का अधिकार था उससे उसे सदोष अलग रखा गया, या उससे उसे सदोष वंचित कर दिया गया। तो अगर हम उसे उससे वंचित कर दें, उससे उसे अलग रखें जिस पर उसे कब्जा रखने का अधिकार था, तो कहेंगे कि वो उसने उससे सदोष हानि उठाई है, उसे उससे हानि हुई है। इसी तरह से अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन 24 जो हमें बेईमानी से की डेफिनेशन के बारे में बताता है। इसके अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति इस इरादे से किसी व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि कारित करता है, तो हम ये कहते हैं कि वो उस काम को बेईमानी से करता है। यानी कि आपने किसी काम को बेईमानी से किया है, तब कहा जाएगा जब आपको उस प्रॉपर्टी से लाभ करने का, मान लीजिए कोई चीज़ है, आपने उससे गलत तरीके से लाभ प्राप्त किया, आपको लाभ प्राप्त करने का कोई हक नहीं था, तब भी आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो होगा बेईमानी से। या दूसरे को आपने हानि पहुंचाई जबकि वो उसे हानि उठाने का कोई हकदार नहीं था, तो उसे कहेंगे सदोष हानि। तो सदोष हानि और सदोष लाभ अगर हम कारित करते हैं तो वो कहा जाएगा कि वो काम बेईमानी से किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन आता है कपट पूर्वक। कपट पूर्वक को इसमें डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, ये तब कहा जाता है यदि वो उस बात को कपट करने के इरादे से करता है, कपट करने के आशय से करता है, तब कहा जाता है कि उसने उस बात को कपट पूर्वक यानी फ्रॉड तरीके से किया है। अब इसमें हमें दो ज़रूरी तत्व देखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही तत्व, दोनों जो इसके एलिमेंट है। पहला, धोखा देने का आशय। जब आपके मन में किसी को धोखा देने का आशय हो तब वो कपट पूर्वक माना जाएगा। और दूसरा, धोखे के द्वारा आप किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तब वो दोनों चीज़ें जो है आपकी कपट पूर्वक में आ जाएंगी। अब हम इससे रिलेटेड एक केस देखेंगे।
कपट पूर्वक से ही रिलेटेड केस है। केस का नाम है डॉक्टर विमला, 1963 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में जिनमें धोखेबाज को होने वाला लाभ धोखा किए हुए व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा है, वो उस लाभ जो है उससे जो लाभ प्राप्त करता है धोखा देने वाला व्यक्ति, और जिसको वो धोखा पहुंचा रहा है उस व्यक्ति को अगर वो मान लीजिए हानि नहीं पहुंचाता है और दूसरी शर्त पूरी हो जाती है, यदि धोखा देने का उसका इरादा था, उसे धोखा से लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य भी है, तब उसे कपट माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जो दोनों एलिमेंट्स हैं, दो के दो एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, तब वो कपट माना जाएगा। आपके पास उसको धोखा देने का आशय भी हो और दूसरी चीज़ धोखा देने के साथ साथ आप उससे लाभ भी प्राप्त करना चाहते हो, तो तब वो चीज़ जो है कपट पूर्वक मानी जाएगी। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए एक मामले में बी का क्या है, एक बैंक में खाता तो है नहीं, बी का कोई बैंक में अकाउंट नहीं था, लेकिन ए ये मानता था कि उसका बैंक में अकाउंट है। अब इस विश्वास पर बी के नाम से वो नकल कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि उसने एक झूठा चेक बनाया, चेक पे उसके नाम के साइन कर दिए, जबकि उसका बैंक में कोई अकाउंट नहीं था बी का। कोर्ट ने निर्णय दिया कि ए का इरादा जो था वो धोखा देने का था। हालांकि किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उसका बैंक में अकाउंट ही नहीं था। ठीक, उसका सिर्फ इरादा था, उसने उद्देश्य तो मतलब था तो उसका लाभ प्राप्त करने का ही, लेकिन क्योंकि जब वो काम पूरा ही नहीं हो सकता था, है ना, बैंक में उसका अकाउंट ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे ए को जो था वो दोषी नहीं ठहराया गया। आगे की डेफिनेशन जानने से पहले हम पहले कपट पूर्वक और बेईमानी से के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा दोनों सेक्शंस को लेके कन्फ्यूजन रहता है माइंड में, ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कपट पूर्वक और बेईमानी में पहला डिफरेंस क्या है। तो देखिए, किसी भी काम को जब बेईमानी से होने के लिए, अगर हम सेक्शन 24 की बात करें जो हमें बेईमानी से की डेफिनेशन देता है, उसमें अगर हम ये कहें कि किसी बात को बेईमानी से किया गया है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो धोखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि किसी को धोखा देना इसमें ज़रूरी नहीं है बेईमानी से के लिए, बिना धोखे के भी वो बेईमानी से किया गया है ये कहा जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें कपट पूर्वक की, तो अगर हम किसी काम को कपट पूर्वक करते हैं, तो जैसे कि अभी हमने ऊपर दो कपट पूर्वक के एलिमेंट्स पढ़े थे, तो वहाँ पे जो है वो धोखा जो है वो एक ज़रूरी तत्व होता है। तो बेईमानी से में धोखा ज़रूरी तत्व नहीं है, कोई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तो है नहीं, लेकिन अगर मैं कपट पूर्वक की बात करूं तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। इसके बाद जो सेकंड जो डिफरेंस है दोनों में वो है धारा 24, जिसमें हमें बेईमानी से की डेफिनेशन दी गई है। इसमें संपत्ति का सदोष लाभ और सदोष हानि ये कारित करने की इंटेंशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, जबकि अगर मैं सेक्शन 25 की बात करूं जो हमें कपट पूर्वक की डेफिनेशन देता है, इसके लिए इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। कपट तो तब भी हो सकता है भले ही धोखा किए हुए व्यक्ति को कोई आर्थिक हानि यानी कि कोई इकोनॉमिक उसे नुकसान ना हुआ हो या क्षति पहुंचाने का आपकी कोई इंटेंशन ना रही हो, तो तब भी वो है आपका कपट पूर्वक माना जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है विश्वास के कारण। सेक्शन 26 हमें इसकी डेफिनेशन देता है किसी काम को हम कब कहेंगे कि वो विश्वास के कारण किया गया है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी बात को विश्वास का कारण रखते हुए करता है, ये तब कहा जाता है जब वो उस बात को विश्वास के कारण रखने का अपने पास पर्याप्त हेतु को रखता है, अन्यथा नहीं। डेफिनेशन इस तरीके से दी गई है आईपीसी में। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ए एक गरीब आदमी है और वो बी के पास बहुत रात को एक हार बेचने के लिए कीमती सोने का हार लेकर आता है ताकि वो उसे बेच सके। अब हार को उसकी असली कीमत से बहुत कम कीमत पर वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हम ये नहीं जान सकते कि ये हार जो है वो चोरी का माल है, ठीक है ना, लेकिन ये विश्वास करने का हमारे पास पर्याप्त पूरा आधार तो है ना कि वो हार चोरी का भी हो सकता है, क्योंकि ए उसकी कीमत से कम कीमत पर देने को उसे तैयार हो जाता है और वो काफ़ी देर रात को उसे बेचने के लिए आता है। तो ये उदाहरण हम विश्वास के कारण के अंतर्गत हमारा आता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 27, जो हमें बताता है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो उस व्यक्ति के ही कब्जे में मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की पत्नी के, उसके लिपिक के या उसके सेवक के, उसके नौकर के कब्जे में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति के कब्जे में है। अब हम इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है, ये भी समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मान लीजिए यदि लिपिक या सेवक के रूप में किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अवसर पर थोड़े समय के लिए नियोजित
किया जाता है, उसे काम पर रखा जाता है, तो वो भी इस धारा के अंदर एक लिपिक या सेवक ही माना जाएगा। यानी कि इसका स्पष्टीकरण ये कहता है कि कुछ समय के लिए या किसी खास काम के लिए अगर हम किसी को स्थायी रूप से काम पर रख लेते हैं तो वो भी सेवक माना ही जाएगा, या हम लिपिक को रख लेते हैं तो वो भी इस धारा के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन यानी धारा 28 डेफिनेशन देती है कूटकरण। ठीक, कूटकरण को परिभाषित करती है। ये कहता है कि एक व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान इस इरादे से करता है जब वह उस जैसी चीज़ से प्रवंचना करे तो माना जाएगा कि वो कूटकरण करता है। अब कूटकरण का मतलब क्या होता है? एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ की बिल्कुल नकल बनाना। ठीक, जैसे नकली सिक्के बना दिए, नकली नोट बना दिए। तो जो भी चीज़ एक चीज़ को इसलिए बनाई जाती है ताकि वो दूसरी के जैसी लगे तो उसको कहा जाता है कूटकरण। एक मामले में न्यायालय ने कहा कि अगर सिक्के इस तरह से बनाए जाएं कि वो असली की तरह लगे तो उसको कूटकरण माना जाएगा। अब साधारण शब्दों में कूटकरण का क्या मतलब है? तो कूटकरण का मतलब एक ऐसा कार्य होता है जब एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा बनाया जाता है जिससे कि वो असली जैसी लगे। जैसे कि नकली डॉक्यूमेंट बनाना, दस्तावेज बनाना, नकली नोट बनाना, ये सब हमारा कूटकरण में आता है। इसमें 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि कूटकरण के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। आप दूसरे तक की अगर नकल करते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर उससे मिलता जुलता है तो भी कूटकरण ही माना जाएगा। और दूसरा कहता है जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा दिखाता है कि ताकि उससे वो दूसरे को धोखा दे सके, प्रवंचना कर सके, तो ये माना जाएगा, ये उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा इस तरह दिखाता है ताकि उसका आशय जो था वो उसे धोखा देने का था। तो अगर यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, दोनों ही एक्सप्लेनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इस धारा के कुछ ज़रूरी तत्व देख लेते हैं, यानी इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। इसका पहला एलिमेंट कहता है कि एक वस्तु को दूसरी चीज़ के समान बनाना जिससे कि धोखा हो सके। दूसरा है धोखा देने का आशय होना, यानी कि इंटेंशन। और तीसरा है इस बात की जानकारी होना कि इस काम के द्वारा धोखा किए जाने की संभावना है, मतलब आपको पूरी पॉसिबिलिटी है कि उस चीज़ से धोखा दूसरे को हो जाएगा। तो ये कूटकरण के कुछ एलिमेंट्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। इसके बाद आता है सेक्शन 29 यानी धारा 29 जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करती है। इस धारा के अनुसार दस्तावेज शब्द किसी ऐसे विषय का घोतक है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों से, अंकों से, चिन्ह से या एक या अधिक साधनों के द्वारा वर्णित किया गया हो या अभिव्यक्त किया गया हो। उसे किसी विषय के एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए किसी कागज़ पर कोई चिन्ह बना देना या कुछ लिखा होना, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। चाहे किसी आप पेड़ की छाल पर लिख दो, चाहे कहीं पर भी कुछ लिखा हो, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट हर उस चीज़ को माना गया है जिस पर कुछ लिखा हो या कोई भी अंक बना हुआ हो, कोई नंबर वगैरह लिखा हो, कोई चिन्ह बना हुआ हो जिसे हम एविडेंस के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आएगा। अब इसका एक वो दिया हुआ है दृष्टांत, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो दस्तावेज में किसी संविदा के साक्ष्य के रूप में जिसे हम उपयोग कर सकें, या बैंकर के द्वारा दिया गया जो चेक होता है वो भी हमारा डॉक्यूमेंट माना जाता है। जो मुख्तारनामा होता है, मानचित्र यानी मैप होता है जिसे हम एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकें, ये सब हमारे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है 29A इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की, यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो आईपीसी में दिया गया है, पहले हम वो पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अर्थ वही है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 उसका सेक्शन 2 उसकी उपधारा 1 के खंड 9 में जो डेफिनेशन दी गई है वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की डेफिनेशन होगी। लेकिन साधारण शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हम किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हम कहते हैं वो डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर या मोबाइल पर लिखे गए हों, तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहते हैं। इसके बाद आता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति। ये हमें बताता है सेक्शन 30। ये शब्द उस दस्तावेज का प्रतीक है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार यानी कि कोई लीगल राइट सर्जित किया गया हो, विस्तृत किया गया हो, अंतरित यानी ट्रांसफ़र किया गया हो, निर्बंधित किया जाए या फिर छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है ना, इस बात को मानता है कि हाँ कोई लीगल लाइबिलिटी के अधीन है वो या कोई विधिक अधिकार वो नहीं रखता। उदाहरण के तौर पर अब इसमें हम उदाहरण क्या क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बीमा पॉलिसी हो गई
है ना, बीमा पॉलिसी है, किराया पत्र है, वसीयतनामा है, या कोई ऐसा एग्रीमेंट जो हमारे बीच में लेन देन की बात करता हो, लेन देन का वर्णन करता हो, या कोई ऐसा अनुबंध पत्र है मान लीजिए जिसमें कोई अधिकार, आपने किसी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र की है, कोई अधिकार ट्रांसफ़र किया है, तो सारी चीज़ें हमारी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आएंगी। इसके बाद एक मामले में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि तलाक का विक्रय पत्र भी एक, जो विक्रय विलेख होता है वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, क्योंकि वे एक विधिक अधिकार की समाप्ति करता है। कुल मिला के जो चीज़ आपकी लीगल राइट से रिलेटेड है, ये बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि भाई बीमा पॉलिसी है, लेन देन के बारे में जिसमें वर्णन किया गया हो, तो वो सब हमारी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। अब इससे रिलेटेड हम एक केस लॉ देखेंगे। केस लॉ में कोर्ट ने क्या कहा है, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में साधारण शब्दों में यहाँ पे कोर्ट ने डिफाइन किया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। ये शब्द केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी के लिए यूज़ नहीं होता है। तो हम किसी भी फ़ोटोकॉपी को वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं कहेंगे, केवल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, जो मूल दस्तावेज होंगे, वही हमारे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लेखा पुस्तकें होती हैं, यानी कि जो बुक्स ऐसी होती हैं, मतलब जिसमें पूरा का पूरा हिसाब वगैरह लिखा होता है, जिसमें एंट्री की गई हो लेकिन बिना साइन के की गई हो, उस पर साइन तो हो ना, लेकिन हर चीज़ की एंट्री हो, तो वो भी हमारी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक, अगर उस पर सिग्नेचर हैं एंट्री के साथ, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसी तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, लेकिन उनकी जो फोटोकॉपी होती है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होती है। इसके बाद आता है सेक्शन 31 यानी धारा 31। ये बताता है वसीयत के बारे में और वसीयत को परिभाषित करता है ये सेक्शन। इस धारा के अनुसार विल शब्द जो है वो किसी भी वसीयती दस्तावेज का प्रतीक है। वसीयत को इंग्लिश में विल कहते हैं, और विल के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि अगर विल शब्द प्रयोग हुआ है तो उसका मतलब एक वसीयती डॉक्यूमेंट से है, यानी कि विल के बारे में और कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित नहीं है, सिर्फ वसीयती डॉक्यूमेंट का ही विल जो है वो प्रतीक है। इसके बाद सेक्शन 32 ये बताता है कि जहाँ कहीं भी इस संहिता में कार्यों के प्रति कोई निर्देश दिया गया है तो उनका विस्तार अवैध लोप पर भी होगा। यानी कि अगर आईपीसी में कहीं पर कार्यों के बारे में कोई काम करने के लिए कोई निर्देश है तो उसका विस्तार अवैध लोप पर भी होगा। अब साधारण शब्दों में काम का मतलब तो हो गया एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से की गई कोई चीज़, जबकि लोप का मतलब क्या हुआ, लोप का मतलब होता है किसी काम को ना करना, ठीक, जिसे करने का हमारा विधिक कर्तव्य होता है, यानी हमारी लीगल ड्यूटी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई काम दिया गया जिसे करना उसकी लीगल ड्यूटी है और वो उसे ना करे तो वो उसका लोप माना जाएगा। संहिता के द्वारा केवल ऐसे लोप ही दंडनीय बनाए गए हैं जिनका कोई बुरा प्रभाव जो हमारे ऊपर, या बुरा प्रभाव जो है सिंपल वर्ड्स में जो बुरा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस तरह से हम इसे एक केस लॉ से समझ लेते हैं। केस का नाम है लतीफ़ खान बनाम 1895। इस मामले में एक पुलिस वाला एक आरोपी से अपराध के बारे में पूछताछ के दौरान, यानी उससे कुछ बातें उगलवाने के लिए उसके साथ मारपीट करता है। वहीं उसके बराबर में एक दूसरा पुलिस वाला खड़ा रहता है, लेकिन जो पुलिस वाला मारपीट कर रहा है उसको नहीं रोकता है। तो यहाँ पे जो मारपीट कर रहा है वो तो दोषी है ही, क्योंकि वो उसके साथ वायलेंस कर रहा है। साथ ही जो दूसरा पुलिस वाला है जिसका ये दायित्व था कि वो उसे मारपीट करने से रोके, वो भी उसे नहीं रोकता है। तो इस तरीके से वो लोप करता है अपनी ड्यूटी का, है ना। तो इस तरीके से वो यहाँ पे लोप के कारण जो है दोषी होगा। तो एक तरीके से ये सेक्शन कार्य के साथ साथ लोप को भी एक मतलब दोषी ठहराता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे कोई लीगल ड्यूटी दी गई है और वो उसको नहीं करता है तो वो उसका लोप माना जाएगा। और सेक्शन 32 जो है वो इसी बात को क्लियर करता है कि कार्य के साथ साथ लोप करना भी एक अपराध है, ठीक, हमें लोप नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 33, जो हमें कार्य और लोप दोनों को परिभाषित करता है। कार्य का मीन्स एक्ट और लोप का मतलब होता है ओमिशन, दोनों को ही डिफाइन करता है। कहता है कि कार्य शब्द जो है वो कार्यावली का घोतक है, उसी तरह से है जिस तरह से एक कार्य का, और लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी तरह से है जिस तरह से एक लोप का। तो इस धारा को हमें 32 के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी कार्य और लोप की बात हुई है और यहाँ पे भी कार्य और लोप को डिफाइन किया गया है। कार्य शब्द का मतलब यहाँ पे केवल एक ही कार्य शामिल नहीं है, उनकी एक सीरीज़, एक श्रृंखला यहाँ पे शामिल की गई है। इसी तरह से लोप में भी बहुत सारे लोप हो सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को कोई एक लीगल ड्यूटी दी गई है, वो उस लीगल ड्यूटी को पूरी नहीं करता और उसके साथ साथ वो उसकी जो और लीगल ड्यूटीज़ थी वो भी पूरी नहीं करता। तो यहाँ पे लोप का मतलब किसी एक लोप से नहीं है, बल्कि अनेक सारे इसमें लोप शामिल हैं। इसी तरह से कार्यों के बारे में है, किसी एक कार्य की बात नहीं करता ये सेक्शन, बल्कि बहुत सारे कार्यों की बात करता है। अब हम इसे एक केस लॉ देख लेते हैं इससे रिलेटेड।
केस का नाम है ओम प्रकाश, 1961 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि कार्य शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के मात्र एक कार्य से नहीं है, बल्कि ये एक क्रमबद्ध कार्य को इंगित करता है। मतलब एक सीरीज में जो बहुत सारे कार्य हैं उनकी तरफ भी इशारा करता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 33, जिनमें सभी में डेफिनेशंस दी गई है आईपीसी के, वो सब कवर किए हैं। आगे वाली अगली जो वीडियो होगी वो 34 से स्टार्ट होगी। उसमें हम सारे डेफिनेशंस जो हैं वो कवर करेंगे 52A तक। ठीक, 52A तक कवर करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आते हुए देखे हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी केस लॉ के साथ जो मेजर एक्ट हैं वो सब पढ़ाने वाले हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।